दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं करते। वो बोलते हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते। वो जीते हैं जैसे कोई और जीता नहीं। आज हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसे कोई भगवान कहता था, कोई डेंजरस मैन कहता था, कोई सेक्स गुरु कहता था और कोई आज तक का सबसे ऑनेस्ट इंसान कहता था। उनका नाम था ओशो। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मगर काशी निवासी हैं पंडित मनसाराम शास्त्री। 11 दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव कुशवाड़ा, यहाँ एक जैन परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। यही आगे चल के ओशो बनेगा, लेकिन अभी वो सिर्फ एक जिद करने वाला, सवाल पूछने वाला बच्चा था। वो अपनी नानी के साथ बड़े हुए। नानी ने उन्हें फुल फ्रीडम दी, कोई रूल नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। वो स्कूल में भी टीचर से डिबेट करते थे, अथॉरिटी को कभी ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया। 17 साल की उम्र में उनके नाना का इंतकाल हुआ, जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। ये पहली बार था जब उन्होंने मौत को इतने क्लोज से देखा। बाद में उन्होंने खुद कहा, उसकी मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था और उसी तोड़ने ने मुझे नया बना दिया। बहुत छोटी उम्र से ही उनके सवाल अलग थे। भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? धर्म अगर सच है तो प्रूफ क्यों नहीं होता? लोग जीते क्यों हैं? सिर्फ मरने के लिए? ये सवाल कोई बच्चा नहीं पूछता, ओशो पूछते थे। 21 मार्च 1953 में ओशो की उम्र थी 21 साल, जब वो जबलपुर में डीएन जैन कॉलेज के स्टूडेंट थे। एक रात वनवर्तल गार्डन में एक मुलसेरी पेड़ के नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसे वो खुद भी बातों में डिस्क्राइब करने में मुश्किल मानते हैं। ओशो कहते हैं, वो रात अलग थी। मुझे कुछ फील हो रहा था, एक खींच सी, एक बेचैन खामोशी। फिर एक पल आया और सब कुछ रुक गया। कोई मैं नहीं रहा, कोई सोचने वाला नहीं रहा, सिर्फ एक साइलेंस था। इस एक्सपीरियंस को उन्होंने इनलाइटमेंट या समाधि कहा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये सच में इनलाइटमेंट था? इस सवाल का कोई साइंटिफिक जवाब नहीं है, लेकिन ये ज़रूर सच था कि उस रात के बाद ओशो एक अलग इंसान बन गए। उनका बोलना बदल गया, उनका देखना बदल गया। जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी पढ़ाते वक्त भी उनका हर लेक्चर एक फिलोसफिकल रेवोल्यूशन जैसा होता था। 1960 में वो आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे। पूरे इंडिया में ट्रैवल करते थे, लेक्चर्स देते थे, डिबेट करते थे। उन्होंने कांग्रेस, गांधी और सोशलिज्म तीनों की खुल के क्रिटिसिज्म की। ये 1960 का इंडिया था। यहाँ पे कुछ बोलने में भी किसी को डर लगता था, जहाँ ओशो इन सब चीज़ों पे डिबेट करते थे। उन्होंने कहा देश को कैपिटल नहीं चाहिए, उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए। उन्होंने सेक्स को टैबू नहीं, एक नेचुरल एनर्जी के रूप में डिस्क्राइब किया। तब इंडिया में ये सुनना भी गुनाह था। 1966 में जबलपुर यूनिवर्सिटी ने उन्हें फोर्स किया रिजाइन करने के लिए, क्योंकि उनके लेक्चर्स कंट्रोवर्शियल थे। 1970 आते आते वो बॉम्बे में थे। उनके पास सीखने आने वालों की तादाद बढ़ने लगी। 1974 में वो पुणे शिफ्ट हुए और यहाँ बना वो जगह जो पूरी दुनिया में फेमस हो गई, श्री रजनीश आश्रम, कोरेगांव पार्क, पुणे। यहाँ से वो सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरी दुनिया का कंट्रोवर्शियल मिस्टिक बन गया और बाद में उनका नाम खुद ही बन गया ओशो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओशो ने आखिर सिखाया क्या, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रोवर्सीज के शोर में उनकी एक्चुअल फिलोसॉफी कभी कभी दब जाती है। ओशो की कोर टीचिंग्स कुछ पॉइंट में डिस्क्राइब किया हुआ है। पहला नंबर पे आता है मेडिटेशन। ओशो ने ट्रेडिशनल मेडिटेशन को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मॉडर्न इंसान के लिए पुरानी मेथड्स काम नहीं करती। उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन इंट्रोड्यूस की, जिसमें पहले कैओस होता है, रोना, चिल्लाना, हंसना और फिर एक डीप साइलेंस आती है। थ्योरी थी पहले रिप्रेस मत करो, रिलीज करो, फिर साइलेंस मिलेगी। दूसरा पॉइंट आता है लव और सेक्स। ओशो ने कहा सेक्स डिवाइन है, सप्रेस करो तो पॉवर्ट बनता है, एक्सेप्ट करो तो ट्रांसेंड कर सकते हो। ये इंडिया के लिए एक बॉम्ब था, लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए तो रिप्रेशन की प्रॉब्लम रियल है। वो सेक्स के बारे में जो भी बताए हैं उनमें ज़्यादातर बातें रियल है। पॉइंट नंबर 3, रिलीजन पे क्रिटिक। ओशो ने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को खुल के टारगेट किया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, सब पे। उनका कहना था रिलीजन एक बिजनेस है, असली स्पिरिचुअलिटी तो अंदर है। पॉइंट नंबर 4, जॉय और सेलिब्रेशन। ट्रेडिशनल सेंट्स कहते हैं त्याग करो, भूखे रहो, सैड रहो, तब मोक्ष मिलेगा। कोई कहता है कि भगवान का नाम जप करो, तब आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन ओशो ने कहा अगर तुम खुश रहो तो भगवान खुश रहेगा। उन्होंने लाइफ को सेलिब्रेट करना सिखाया, डांस, म्यूजिक, लाफ्टर। ओशो कहते थे सब मेडिटेशन है। पॉइंट नंबर 5, इंडिविजुअलिटी। किसी गुरु के पीछे मत भागो,
खुद का गुरु खुद बनो। आयरोनिकली ये वही कहने वाले ओशो खुद एक मैसिव फॉलोइंग के सेंटर बन गए। ये कॉन्ट्राडिक्शन है और यही जेन्युइन सवाल भी है। 1981 में ओशो अमेरिका गए, ओरेगन यूएसए। वहाँ एक 64,000 एकड़ की जमीन खरीदी गई और बना एक पूरा शहर जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम। एक ऐसा कम्युनिटी जहाँ सिर्फ ओशो के फॉलोअर्स रहते थे। रेड कपड़े, लाल माला, एक अपना पूरा इकोसिस्टम। सुनने में यूटोपियन लगता है, लेकिन यहाँ से स्टोरी डार्क होने लगती है। ओशो की सेक्रेटरी थी माँ आनंदशिला, एक एक्सट्रीमली स्क्रूड, पावरफुल और एग्रेसिव वुमेन। ओशो के नाम पर वो डिसीजन लेती थी और ओशो पब्लिकली कहते थे कि उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में है। माँ आनंदशिला के अंडर कई क्राइम्स हुए यूएसए में। पहला क्राइम हुआ 1984 में, बायो टेरर अटैक। ओरेगन के एक लोकल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए शीला और उसकी टीम ने द डैलस शहर के 10 रेस्टोरेंट के सैलेड बार्स में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया। 750 से ज़्यादा लोग बीमार पड़े और 45 लोग को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। यह अमेरिका का पहला बायो टेररिज्म अटैक था। दूसरा क्राइम में मर्डर की कोशिश की गई यूएस के अटॉर्नी चार्ल्स टर्नर के ऊपर, लेकिन थैंकफुली ये फेल हो गया। तीसरा क्राइम में राइट टैपिंग हुई। पूरे रजनीशपुरम में फॉलोअर्स के रूम टैप किए गए थे, उनके कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होते थे। चौथा क्राइम था इमिग्रेशन फ्रॉड का। फेक मैरिजेस करवाए गए ताकि फॉलोअर्स अमेरिका में रह सके। 1985 में शीला यूरोप भाग गई। ओशो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शीला को खुद एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि वो फैसिस्ट थी, वो रिस्पॉन्सिबल थी सब क्राइम्स के लिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ओशो को सच में कुछ पता नहीं था? वो उस कम्युनिटी के स्पिरिचुअल और मॉरल सेंटर थे, वो उसी बिल्डिंग्स में रहते थे, हर चीज़ उनके नाम पर होती थी। सर्कमटेंशियल एविडेंस कहते हैं कि ओशो अवेयर थे, लेकिन उसी साइड डिफेंस का व्यू ये था कि ओशो उस वक्त साइलेंस में थे, वो पब्लिक इंटरेक्शन नहीं करते थे। अगर न्यूट्रल व्यू में देखा जाए तो या तो वो जेन्युइनली ब्लाइंड थे, जो नेग्लिजेंस है, या वो जानते थे, जो कम्प्लिसिटी है। दोनों केसेस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। अक्टूबर 1985 में ओशो चार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना में अरेस्ट हुए। चार्ज था इमिग्रेशन लॉ वायोलेंस का। ओशो ने एल्फोर्ड प्ली लिया, मतलब मैं गिल्टी नहीं कहता, लेकिन एविडेंस से कॉन्सीड करता हूँ कि कन्विक्शन हो सकती है। ओशो के ऊपर $4 लाख फाइन लगा और अमेरिका से इंडिया डिपोर्ट कर दिए गए। फिर शुरू हुआ एक अलग चैप्टर, वर्ल्ड टूर ऑफ रिजेक्शन। अमेरिका के डर से 21 कंट्रीज ने उन्हें एंटर करने से मना कर दिया, जैसे कनाडा, इंग्लैंड, ग्रीस, आयरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन। इन सब ने ओशो को आने से मना कर दिया और 21 कंट्री से बैन भी लग गया इन पे। 1986 में वो पुणे वापस आए, आश्रम फिर से चालू हुआ, फॉलोअर्स फिर से आने लगे, लेक्चर फिर से शुरू हुए और फिर 1989 में उन्होंने अपना नाम ऑफिशियली चेंज किया, भगवान श्री रजनीश से ओशो। उन्होंने कहा ये नाम किसी ने नहीं दिया। 19 जनवरी 1990 ओशो चले गए, उम्र थी 58 साल। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ हार्ट फेलियर था, लेकिन ओशो के फॉलोअर्स का क्लेम था जब ओशो अमेरिका में जेल में थे तब उन्हें थैलियम या कोई और टॉक्सिक सब्सटेंस दिया गया। ये यूएस गवर्नमेंट की साजिश थी उन्हें स्लो पॉइजन करने की, लेकिन इस क्लेम का कोई कंक्लूसिव मेडिकल प्रूफ नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि 58 साल में हार्ट फेलियर बहुत अर्ली है और अमेरिका में उनके साथ जेल में जो हुआ वो डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने सही मेडिकल केयर नहीं दिया। उनकी अस्थियां पुणे आश्रम में है। उनकी समाधि पर लिखा है नेवर बोर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पर। ओशो ने एग्जैक्टली क्या किया जिससे इतना ओपोजिशन मिला? पहला था रिलीजन को चैलेंज किया। इंडिया में रिलीजन को क्वेश्चन करना इक्वल टू ब्लास्फेमी। ओशो ने हर रिलीजन पे ओपनली इंटेलेक्चुअली अटैक किया। ये कंफर्टेबल नहीं था। जहाँ के लोग मूर्ति में भगवान ढूंढ लेते हैं वहाँ पे तो ये होना ही था। पॉइंट नंबर 2, ओशो ने सेक्स को स्पिरिचुअल बोला। कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था। उन्हें सेक्स गुरु का लेवल लगा दिया गया और वो लेवल ही रह गया। उन्होंने कैपिटलिज्म और पॉलिटिक्स दोनों को टारगेट किया। वो किसी के साइड नहीं थे और ये पॉलिटिकली डेंजरस होता है जहां आप न्यूट्रल हो, जहां आप किसी के पक्ष के नहीं हो। उनके पास 93 रोल्स रॉयस कार थी, डायमंड वॉचेस। फॉलोअर्स में से बहुतों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ओशो को दे दी। ये इमेज एक स्पिरिचुअल गुरु की जगह एक सेलिब्रिटी की थी और लोग कंफ्यूज थे और एंग्री भी। गवर्नमेंट को डर था कि एक ऑर्गेनाइज्ड, एजुकेटेड इंटरनेशनल फॉलोइंग एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर बन सकती है। ये डर रियल था और रजनीशपुरम ने प्रूव भी किया था कि वो डर गलत नहीं है।
अब हम दूसरा एंगल देखते हैं। अगर ओशो इतने कंट्रोवर्शियल थे तो उनके फॉलोअर्स उन्हें गॉड क्यों मानते हैं? ओशो शायद 20वीं सेंचुरी के सबसे वेल ट्रीड लोगों में से एक थे। उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी। उनके लेक्चर्स में फ्रेडरिक नीत्शे भी थे, बुद्ध भी था, फ्रूड भी था, कबीर भी था। लोग सुन के शॉक हो जाते थे। जो लोग उनसे मिलते वो अलग ही लेवल की एनर्जी डिस्क्राइब करते हैं। कमरे में आते ही कुछ बदल जाता था। ये सब्जेक्टिव है, लेकिन थाउजेंड ऑफ पीपल्स ने यही एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया। उन्होंने जो लिखा वो कोई नहीं लिखा। रिलेशनशिप के बारे में, लॉनलीनेस के बारे में, मौत के बारे में उसने ऐसी चीजें कही जो मॉडर्न ह्यूमन के दिल को टच करती है। उन्होंने लोगों को फ्रीडम दी ट्रेडिशनल रीजन से। ट्रेडिशनल रिलीजन कहता है कि रूल्स फॉलो करो, रिप्रेस करो, सेक्रीफाइस करो, लेकिन ओशो ने कहा एक्सेप्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, सेलिब्रेट योरसेल्फ। ये मैसेज सुनने में अच्छा लगता है, स्पेशली उस इंसान को जो ऑलरेडी रिलीजन से थक चुका हो। लेकिन एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने ये भी कहा कि किसी गुरु की जरूरत नहीं। फिर भी उन्होंने एक इंटायर कल्ट स्ट्रक्चर बिल्ड होने दिया अपने आसपास। ये कॉन्ट्राडिक्शन या हिपोक्रेसी दोनों एंगल से देखा जा सकता है। तो आखिर में सवाल ये है, क्या ओशो एक एवरेज इंसान थे? तो इसका जवाब किसी को नहीं पता। ओशो के नाम पर 600 से ज्यादा बुक्स हैं, सब रिकॉर्डेड लेक्चर से ट्रांसक्राइब किया गया। 50 से ज्यादा सालों में उन्होंने कभी रिपीट नहीं किया, हर लेक्चर नया था। उन्होंने एक ऐसे टाइम पे सेक्स, डेथ और कॉन्सिक्वेंसेस पे ओपनली बात की जब इंडिया या अमेरिका कोई भी रेडी नहीं था। उनके फॉलोअर्स में IITians, डॉक्टर्स, PhDs, CEO, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल थे। ये ब्लाइंड बिलीवर्स नहीं थे। उनके सामने में एक बायो टेरर अटैक हुआ और वो या जानते थे या नहीं जानते थे। दोनों केसेस में फेलियर उनका ही है। 93 में रोल्स रॉयस एक डी अटैचड स्पिरिचुअल गुरु के पास। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। उनके खिलाफ वायर टैपिंग्स, पॉइजनिंग अटेम्प्ट्स उन्हीं के कम्युनिटी में हुए, वो कम्युनिटी जो उन्होंने बनाई। लेकिन एक न्यूट्रल कंक्लूजन के हिसाब से ओशो एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग थे, जीनियस भी और डीपली फ्लॉयड भी, विजनरी भी और नेग्लिजेंट भी। शायद यही उनकी ह्यूमैनिटी है और शायद यही वो लेसन है जो वो खुद देते भी थे। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई गॉड नहीं होता, बस कॉन्सिक्वेंसेस होती है।